हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का भूगोल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, राज्य का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है। जब मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में और सामान्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा छोटा कौन सा प्रदेश है, आपको ये देखना है। देखिए, ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार। देखिए, मालवा की बात करते हैं तो मालवा प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मतलब यदि मध्य प्रदेश कुल इतने क्षेत्र में फैला हुआ है तो इसका लगभग 1/3 हिस्सा तो केवल मालवा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मालवा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। तो सबसे छोटा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो होगा बघेलखंड का क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां कौन सी हैं? रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां हैं, आपसे पूछ रहा है कि रिफ्ट वैली से कौन कौन सी नदियां बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती, केवल नर्मदा और उपयुक्त सभी। देखिए, आपको कैसे समझना है। रिफ्ट वैली का सामान्य अर्थ ये होता है कि एक तरफ में बहुत ऊंची दीवार हो, दूसरी तरफ में भी बहुत ऊंची दीवार हो और इन दोनों ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक सकरी घाटी हो। सकरी का मतलब होता है कम क्षेत्र वाली, जिसका क्षेत्रफल काफी कम हो। तो कम क्षेत्र वाली ऊंची गजब घाटी होती है। जैसे कि एग्जांपल आप ऐसा देख सकते हैं कि ये एक ऊंची घाटी है और बीच में से बहुत कम क्षेत्र है, तो इसमें से जो नदी प्रवाहित होती है उसका कहने का मतलब ये है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। इसे ही कहा जाता है रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी। ऊंची घाटी हो और बहुत ज्यादा सकरी घाटी हो तो उसे ही भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो नर्मदा जो है वह भ्रंश घाटी से बहती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा की ही कॉपी करती है ताप्ती नदी और यह भी भ्रंश घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली से बहती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, मतलब उपयुक्त सभी दोनों। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, राजपीपला की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। देखिए, इसके बारे में ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिचुएशन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो सबसे पूर्वी भाग होता है, जो सबसे पूर्वी भाग है, इसे कहा जाता है मैकाल पर्वत श्रृंखला। जो बीच वाला भाग है उसे कहा जाता है महादेव पर्वत श्रृंखला और जो तीसरे नंबर का सबसे लास्ट वाला भाग है इसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी या फिर बड़वानी की पहाड़ी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांट दिया जा चुका है। अब जब 3 भागों में सतपुड़ा पर्वत को बांटा जा चुका है तो एक हो गया सबसे पूर्वी भाग मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी यही पर्वत श्रेणी है जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। महादेव पर्वत श्रृंखला वही पर्वत श्रृंखला है जहां पे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी स्थित है और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। और जो सबसे पश्चिमी भाग होगा वो होगा राजपीपला की पहाड़ी या फिर बड़वानी की पहाड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपीपला की पहाड़ी। पचमढ़ी के संदर्भ में सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है। पचमढ़ी में स्थित धूपगढ़ की ऊंचाई 1360 मीटर है। यह मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। इस भाग में वर्षा कम मात्रा में होती है। इसे निमाड़ की रानी कहा जाता है। जैसे आप पचमढ़ी की बात करते हैं आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि पचमढ़ी कहाँ स्थित है। सबसे पहले पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पे है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर है। सतपुड़ा के किस क्षेत्र में है? महादेव क्षेत्र में है। पचमढ़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा जो है वह पचमढ़ी पर ही होती है। एकमात्र हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की राजधानी कहा जाता है इसको।
पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इस हिसाब से अब हम आंसर लगाते हैं। पचमढ़ी में स्थित धूपगढ़ की ऊंचाई 1360 मीटर है। पहली बात तो धूपगढ़ जो है वो पचमढ़ी पे स्थित नहीं है बल्कि महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई धूपगढ़ की 1360 है ही नहीं बल्कि उसकी ऊंचाई 1350 है। तो यह जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, यह मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो यह मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सही है क्योंकि यह महादेव पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सी में देख लेते हैं, इस भाग में वर्षा कम मात्रा में होती है। गलत, क्योंकि इस भाग में वर्षा सर्वाधिक होती है। वहीं सबसे कम वर्षा की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है भिंड के गोहद में, भिंड जिले के गोहद वाले स्थान में। और पठार कौन सा लगेगा, तो मध्य भारत का पठार लगेगा। इसे निमाड़ की रानी कहा जाता है, तो इसे निमाड़ की नहीं बल्कि सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है? संस्कृत स्रोत शिवनी नर्म, पानी उतर गया, नर्मदा समग्र, तीरे तीरे नर्मदा। देखिए, जब नर्मदा नदी की बात करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी पर सर्वाधिक किताबें अमृतलाल बेगड़ जी के द्वारा लिखी गई। और जो अमृतलाल बेगड़ जी है ना, इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी पर बहुत सारी किताबें लिखने के कारण इन्हें बहुत सारे सम्मानों से पुरस्कृत भी किया गया है। तो नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? अमृतलाल बेगड़। इनकी किताबें हैं मुख्य रूप से तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, सौंदर्य की नर्मदी नर्मदा, रिवर ऑफ जॉय नर्मदा, ऐसी बहुत सारी अन्य किताबें भी। तो बात करते हैं संस्कृत स्रोत शिवनी नर्म की, तो यह भी नर्मदा नदी पर लिखी गई है। नर्मदा समग्र, नर्मदा नाम है तो क्लियर है, नर्मदा नदी पर लिखी गई है। पानी उतर गया, इसका संबंध भी नर्मदा पर ही है। और तीरे तीरे नर्मदा, यह भी नर्मदा से संबंधित है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। देखिए, यहाँ पे डी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि नदी कौन कौन सी है और नदी का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। चंबल, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, घोड़ीदंत पहाड़ी, काली सिंध पहाड़ी, वांगचू पॉइंट और सरस्वती सरोवर। देखिए, ऑप्शन आपके बहुत सारे लिखे हुए हैं, 3 1 2 4, 3 4 2 1, 4 1 3 2, 3 4 1 2। आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा कि आंसर एलिमिनेट कैसे करते हैं। चंबल नदी, सबसे पहले शुरू करते हैं चंबल नदी से। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? इंदौर। इंदौर के अंदर कौन सा क्षेत्र है? महू। पहाड़ी कौन सी है? विंध्याचल। पहाड़ कौन सा है? जानापाव। उद्गम स्थल का नाम क्या है? वांगचू पॉइंट। लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। जलप्रपात कौन सा बनाती है? पाताल पानी। अपर्दन किस में करती, सबसे ज्यादा किस जिले में अपर्दन करती है? मुरैना। कौन सा अपर्दन करती है? अवनालिका। तो इस प्रकार से चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जालापाव में स्थित वांगजू पॉइंट से होता है। यह 965 किलोमीटर लंबी नदी है। यह सर्वाधिक अपर्दन करती है मुरैना जिले में। एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है पाताल पानी जलप्रपात। यह अवनालिका अपर्दन करती है मुरैना जिले में। तो चंबल को सीधे मिला दूं वांगचू पॉइंट से। अब एलिमिनेट कैसे करना? ऑप्शन में देखो कहां कहां 3 लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी पहले ही कट गया क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। नर्मदा नदी, अब जब बात हम नर्मदा की करते हैं तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अनूपपुर से। जिला लगेगा अनूपपुर, क्षेत्र लगेगा अमरकंटक। अमरकंटक के अंदर जो क्षेत्र है, तहसील है पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़, पुष्पराज के अंदर एक सरोवर है जिसका नाम है सरस्वती सरोवर, और सरस्वती सरोवर के अंदर एक कुंड है जिसका नाम है नर्मदा कुंड, और नर्मदा कुंड से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। कुल 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 10-77 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। जलप्रपात बनाती है धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दुर्वासा जलप्रपात आदि जलप्रपातों का निर्माण करती है।
तो नर्मदा हो गया, सीधे सीधे जोड़ दो सरस्वती सरोवर के साथ। अब बची 2 नदियां, ताप्ती नदी और बेतवा नदी। देखो 2 का 4, तो 2 का 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। अब बचा सी और डी, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं और 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, देखिए बात कर लेते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है काली सिंध पहाड़ी से और बेतवा नदी का उद्गम होता है घोड़ीदंत पहाड़ी से। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। मध्य प्रदेश में नवीनतम गणना के आधार पर बाघों की संख्या कितनी है? देखो जैसे ही आपको बाघ हिंट होता है ना, तो आपको बाघों के ये सारी चीजें माइंड में आ जानी चाहिए। जैसे कि क्या क्या, सबसे पहले बाघ सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में कितने बाघ हैं? तो 2967 बाघ भारत में है। भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के बाद किस में आते हैं? तो कर्नाटक में आते हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। 526 बाघ मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में कितने हैं? तो 524 बाघ कर्नाटक में है। तो 2 भागों से बस पीछे है कर्नाटक। इसके साथ में बाघों की सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बाघों का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं। इसके साथ ही साथ में घनत्व कितना है? तो घनत्व है 8 किलोमीटर प्रति 1 बाघ। बाघों का डीएनए टेस्ट कहां पर हो रहा है? तो भारत में बाघों का डीएनए टेस्ट मध्य प्रदेश में हो रहा है और राष्ट्रीय उद्यान लगेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पे। तो इसका आंसर होगा 526। बाघों की संख्या पूछा था तो 526 है। 2967 ये भारत में है और 524 जो है यह कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचई, बहुटी, दुर्वासा और धुआंधार जलप्रपात। देखिए जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो आपको पता होना चाहिए कि चचई जलप्रपात जो है वह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वही दुर्वासा जलप्रपात वह जलप्रपात है जो नर्मदा नदी बनाती है अपने उद्गम स्थल के पास में। वही धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है, नर्मदा नदी द्वारा बनवाया जाता है। सम्राट अशोक का ससुराल कहाँ था? देखिए सम्राट अशोक की जैसी ही बात आती है ना, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में हिंट होनी चाहिए कि मौर्य वंश के शासक रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, विदिशा, भोपाल, अवंती और इंदौर। देखिए उस समय में सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या क्षेत्र चल रहे थे मौर्य वंश के टाइम में? तो विदिशा, अवंती और इंदौर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे थे। अब सम्राट अशोक की बात कर लेते हैं। तो सम्राट अशोक जो है इनका सीधा संबंध है मौर्य वंश से। इनके पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम था शुभद्रांगी देवी। अशोक बिंदुसार के समय में अवंती के प्रांतपाल थे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पीएससी में पूछा भी था कि अशोक बिंदुसार के समय में अवंती का प्रांतपाल कौन था? तो अशोक थे। इसके साथ ही में आपको पता होना चाहिए कि अशोक का विवाह हुआ था विदिशा में, विदिशा की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। और अशोक ने कुमार देवी की अस्थियों को एकत्र करके वैश्य टेकरी नामक स्तूप भी बनवाया है, वैश्य टेकरी। और अशोक ने मध्य प्रदेश के ही रायसेन में सांची स्तूप का निर्माण कराया था और जो कि विश्व धरोहर में भी शामिल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा, शिवना, चंबल और नर्मदा। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है ना, मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर, पहली चीज तो एकमात्र है तो इसके जैसा दूसरा नहीं है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। फिर पूछ रहा है पशुपतिनाथ मंदिर। देखिए मेन जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो है नेपाल में, तो इस मंदिर की सीधी तुलना की जाती है नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से। तो यह मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और यह मंदिर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा की बात करते हैं तो शिप्रा नदी के जो मंदिर शिप्रा नदी के जो किनारे बसा है वो है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है।
नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा नदी के किनारे तो पूरा का पूरा अहिल्या घाट बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? पहली बात तो मध्य प्रदेश का पहला है और पिंक रेलवे स्टेशन है। तो पिंक रेलवे स्टेशन का सीधा मतलब क्या है कि वो पिंक कलर से पुता हुआ रेलवे स्टेशन है? नहीं, पिंक रेलवे स्टेशन का एक मतलब यह भी है कि इस रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की सुरक्षा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, इस कारण इसका नाम पिंक रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन देखते हैं, मदन महल रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे स्टेशन और ग्वालियर रेलवे स्टेशन। देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन की जब बात करते हैं तो यह भोपाल का रेलवे स्टेशन है और यह पहला निजी रेलवे स्टेशन है, पहला निजी रेलवे स्टेशन है। ठीक, मदन महल रेलवे स्टेशन ही वह रेलवे स्टेशन है जिसे पिंक रेलवे स्टेशन की संज्ञा दी गई है। यह जबलपुर में स्थित रेलवे स्टेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा रोहित महल कहाँ स्थित है? रायसेन, मांडू, खंडवा और भोपाल। जब हम बात करते हैं राजा रोहित महल की तो राजा रोहित महल का सीधा सीधा संपन्न रायसेन से है और रायसेन में यहीं पर इत्रदार महल भी स्थित है। बात कर लेते हैं खंडवा की, तो खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है, इन्हें निमाड़ भी कहा जाता है। मांडू की बात करें तो मांडू महलों की नगरी कहा कहलाता है, साथ ही साथ में सिटी ऑफ जॉय मांडू कहलाता है। मांडू में बहुत सारे महल है, जैसे कि मांडू का महल, अशरफी महल, हिंडोला महल और भी बहुत सारे महल। भोपाल की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से रानी कमलापति का पैलेस माना जाता है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? खरगोन, उज्जैन, धार और विदिशा। अच्छा, बाघ की गुफाओं से मतलब क्या है? ऐसी गुफाएं जहां पे बाघ रहा करते थे। देखिए, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बाघ की गुफाओं का सीधा अर्थ वही है जहां पे बाघ रहा करते हो, पर ऐसा तो नहीं ना कि बाघ ने खुद ने अपने नाखूनों से या दांतों से खोद खोद कर गुफाओं का निर्माण कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थी और इन गुफाओं को धीरे धीरे लोगों ने लुप्त होने दिया, लोगों ने यहाँ पर कार्य करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये लुप्त हो गई और यहाँ पे बहुत सारे जंगल और झाड़ियां बन गई, जिनके बाद में यहाँ पर बाघ आकर रहने लगे, तो इस कारण से इन गुफाओं का नाम बाघ की गुफाएं पड़ा। ये गुफाएं धार जिले में हैं, धार जिले की कुक्षी तहसील पर हैं। इन गुफाओं के किनारे बाघ नदी है या फिर बाघिन नदी बहती है। इन गुफाओं की संख्या 9 है, जिसमें से वर्तमान में 5 गुफाएं बची हुई हैं। इन गुफाओं में एक विशेष प्रकार की पेंटिंग पाई जाती है, जिस पेंटिंग को कहा जाता है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। इन गुफाओं का सीधा सीधा संबंध गुप्त काल से है और इसके अलावा हिंदू और बौद्ध धर्म की मूर्तियां यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर 5 गुफाएं हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धार। बाकी गुफाएं कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह नहीं है? देखिए, हमने राजकीय चिन्ह ऑलरेडी कवर कर लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। बाघ, सोयाबीन, आम और महाशीर। देखिए, राजकीय चिन्ह की जब बात करते हैं तो बाघ मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है, आम राज्य की फल है और महाशीर राज्य की मछली है। यह जो है वह मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी बचाती है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय शरद ज्योति सम्मान प्राप्त करता है कैलाश सत्यार्थी, प्रभाष जोशी, रवीश कुमार और रजनीश ओशो जी। पूछ रहा है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान के प्राप्तकर्ता, शरद जोशी सम्मान के प्राप्तकर्ता रहे हैं रवीश कुमार जी। अब बाकी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफजई के साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रभाष जोशी जी का संबंध मलखंब खेल में दिए जाने वाले पुरस्कार से है और यह एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। रजनीश ओशो जी की बात करते हैं तो यह आध्यात्मिक गुरु हैं और इनका संबंध गाडरवाड़ा नरसिंहपुर से है। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जब मक्का उत्पादन की बात की जाती है
तो मध्य प्रदेश का मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है। मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया था अभी कुछ टाइम पहले तक, तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम स्थान। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के संबंध में असत्य कथन पर विचार कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, असत्य मतलब आपसे गलत पूछ रहा है कि गलत क्वेश्चन आपको बताना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है। सतपुड़ा पर्वत की महादेव पर्वत श्रृंखला पर पचमढ़ी स्थित है। इसे मध्य प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। यहाँ स्थित पचमढ़ी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहलाती है। देखिए पचमढ़ी के बारे में और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने बात कर ली है। 3 भागों में बटा है, मैकाल, महादेव, राजपीपला की पहाड़ी। पचमढ़ी कहाँ है, महादेव पर्वत श्रृंखला पे है, तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा गलत क्योंकि असत्य पूछ रहा है ना आपसे, तो ये बिल्कुल सही है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। इसे मध्य प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इसे मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है और इसे भी नहीं, पचमढ़ी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि यह असत्य कथन है। यहाँ स्थित पचमढ़ी को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? झाबुआ, मांडू, बालाघाट, अखदानी, श्रेणी। देखिए असीरगढ़ का किला आपसे पूछ रहा है किस स्थल पर स्थित है। 3 जिले लिखे हैं और 1 श्रेणी लिखी है। झाबुआ जिले की बात करते हैं तो झाबुआ वह जिला है जिसमें सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है और यहाँ पर एक उत्सव होता है जिसको कहा जाता है भगोरिया उत्सव। देखिए अब यहाँ पे भील जनजाति के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भील जनजाति कौन सा उत्सव करती है? तो भगोरिया उत्सव करती है। भगोरिया उत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो भगोरिया उत्सव होली के 7 दिन पूर्व मतलब 7 दिन पहले आयोजित किया जाता है। इसकी 3 श्रृंखला होती है। पहली होती है गुलालिया, दूसरी होती है गोल गधेड़ो और तीसरी होती है उजाड़िया। गुलालिया में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और शादी का प्रस्ताव देते हैं। गोल गधेड़ो एक विवाह परंपरा है और एक तरीके की प्रतियोगिता है समझ सकते हैं हम। और तीसरी होती है उजाड़िया जिसमें मेले को निकाला जाता है, मेले को खाली किया जाता है। तो इस प्रकार से भगोरिया उत्सव भील जनजाति के द्वारा सर्वाधिक झाबुआ में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं मांडू की। तो मांडू वह स्थल है जो कि सर्वाधिक महलों के नाम से जाना जाता है। मांडू में सर्वाधिक महल मिलते हैं। किस जिले के अंदर स्थित है? तो धार जिले के अंदर स्थित है। मांडू वही क्षेत्र है जहां पे राजा बाज बहादुर रानी रूपमती का शासन हुआ करता था। मांडू में मांडू का किला, हिंडोला किला, अशरफी महल आदि महल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बालाघाट की बात करते हैं तो बालाघाट यह क्षेत्र है जो तांबे और मैग्नीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। अखदानी श्रेणी वह हिस्सा है जहां पर असीरगढ़ का किला स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी। मध्य प्रदेश में नदियों के संबंध में विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र है। नर्मदा नदी को 3 मई 2017 को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। देखिए जब नदियों की बात करते हैं ना मध्य प्रदेश में नदियों की, तो आपने सबसे बड़ी नदी सुनी है नर्मदा नदी, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ये तो बिल्कुल गलत चीज है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा है। गंगा तो बहती ही नहीं है। पर मध्य प्रदेश से गंगा नदी नहीं बहती, लेकिन गंगा की सारी सहायक नदियां मध्य प्रदेश से बहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र को 6 भागों में ही बांटा गया है। नर्मदा नदी को 3 मई 2017 को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, तो आपका चौथा नंबर भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित नदी एवं नदियों के उद्गम स्थलों पर विचार कीजिए। महुअर, शिप्रा, बेतवा और सिंध नदी। देखिए जो आपको पहले बनता है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा।
यहाँ है सिरोंज, शिवपुरी, रायसेन और इंदौर। सबसे पहले वैसी क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर से होता है। इंदौर की किस पहाड़ी से होता है? इंदौर की काकरी बर्डी पहाड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम होता है। यह वह नदी है जो कि महाकालेश्वर के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के किनारे है। साथ ही साथ में शिप्रा नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो 3 का 4 आपको जहां मिले वो आपका आंसर होगा। देखिए, अगर आप एलिमिनेट करना चाहेंगे तो सीधे आपका आंसर सी पे आके रुक जाता है। और देख लेते हैं सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिंध नदी का उद्गम जो है वो सिरोंज से हुआ है। फिर बात कर लेते हैं महुअर नदी का उद्गम। तो महुअर नदी का उद्गम शिवपुरी से हुआ है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन से हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4 और फिर आ जाएगा 3। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का अन्य नाम नहीं है? नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट और सतपुड़ा की रानी। देखिए, मध्य प्रदेश के अन्य नामों को हमने पहले भी कवर किया है, एक बार और देख लेते हैं। नदियों की अधिकता होने के कारण, लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। सोया स्टेट, भारत के सर्वाधिक लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन करने के कारण इसे सोया स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट, भारत में सर्वाधिक 526 टाइगरों के साथ सर्वाधिक टाइगर रखने वाला राज्य होने के कारण टाइगर स्टेट कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी, ये गलत है। सतपुड़ा की रानी मध्य प्रदेश को नहीं कहा जाता बल्कि पचमढ़ी को कहा जाता है। ये चीज हमने अब भी कवर की थी कुछ टाइम पहले। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है? इसका मतलब यह है, आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा भारत है। इस भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर मान लीजिए मध्य प्रदेश इतने भर में बसा हुआ है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कितना भाग का क्षेत्रफल अपने अंदर समाये हुए हैं? 2% है, 3% है, 4% है, कितने परसेंट है? ऑप्शन है 9.30%, 9.40%, 9.38% और 9.32%। जब क्षेत्रफल की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 6वां स्थान रखता है, 6 स्थान रखता है। और वहीं जब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश 2nd नंबर पे है, अर्थात दूसरा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश से जो बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था तो उस समय मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस हिसाब से इसमें अगर आंसर देखा जाए तो आंसर होगा 9.38% के साथ मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश राज्य के पार्ट ए का अन्य नाम कौन सा था? देखिए, जब पार्ट ए का अन्य नाम पूछ रहा है ना, तो आपको पढ़ना है पार्ट ए को क्या कहा जाता था। पार्ट ए वह क्षेत्र था जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग था, जिसे सीपी भी कहा जाता था और साथ ही साथ में बरार भी कहा जाता था। ये वह क्षेत्र था जो कि मध्य प्रदेश में 15 रियासतें रखे हुए था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग था तात्कालिक समय का। इसकी राजधानी जो थी पार्ट ए की वो नागपुर थी, जो कि अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है और इसके प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखते हैं विंध्य क्षेत्र, लघु भारत, मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र और बरार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बरार, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के पार्ट बी में कितनी रियासतें थी? देखिए, हमने पता किया कि पार्ट ए में 15 रियासतें थी, पार्ट बी में कितनी रियासतें थी और पार्ट सी में कितनी रियासतें थी? तो पार्ट सी में 38 रियासतें थी जो कि सर्वाधिक थी। पार्ट बी में 15 रियासतें थी, पार्ट ए में 15 रियासतें थी। पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में 26 रियासतें थी और पार्ट बी के प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया जी। और पार्ट बी जो है इसकी 2 राजधानी थी, एक थी राजधानी इंदौर
और दूसरी राजधानी थी ग्वालियर, जिसे 6-6 माह में परिवर्तित करके बनाया गया था। भोपाल स्वतंत्र रियासत के संबंध में असत्य कथन चुनिए। भोपाल जो कि स्वतंत्र रियासत थी, इसके संबंध में असत्य कथन बताना है। भोपाल के पहले प्रमुख रविशंकर शुक्ल जी थे। भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील थी। भोपाल को 1949 में पार्ट सी में मिलाया गया। भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। देखिए, इसमें जब असत्य कथन आपको मिलाना है तो आपको भोपाल की डिटेलिंग पता होनी चाहिए। भोपाल ऐसा क्षेत्र था जिसकी स्थापना प्रारंभिक समय में दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। इसके बाद में भोपाल को 1949 में पार्ट सी में मिलाया गया था। इसके बाद भोपाल को 1956 में राजधानी बनाया गया, परंतु इसे जिला नहीं बनाया गया। 1972 में इसे जिला बनाया गया। तब तक भोपाल सीहोर जिले की एक राजधानी थी, सीहोर जिले की एक तहसील थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि गलत है, और यही आपका होगा सही आंसर, क्योंकि आपसे यहाँ पे असत्य पूछ रहा था। क्योंकि भोपाल के जो पहले प्रमुख थे वो हमीदुल्ला साहब थे, ना कि रविशंकर शुक्ल जी। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के द्वारा महाराष्ट्र राज्य को दिए गए जिले कौन से थे? देखिए, महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश ने कुल 8 जिले दिए थे। इन 8 जिलों में आपको पता करना है कौन कौन से जिले थे। बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, सतारा, भंडारा, चांदा, यवतमाल, कोल्हापुर, नागपुर, चांदा, भंडारा, पुणे, अमरावती, अकोला, चांदा और भंडारा। देखिए, जो 8 जिले आपको दिए गए थे नागपुर को, वो थे भंडारा। तो भंडारा जहां जहां है वो ठीक है, तो यहाँ पे चारों में भंडारा ठीक है। उसके बाद दिया गया था अकोला। तो अकोला देख लेते, अकोला यहाँ 2 जगह अकोला मिल रहा है। कोल्हापुर नहीं दिया गया था, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत पहले ही। नागपुर, चांदा, भंडारा, पुणे। देखिए, पुणे जो है, पुणे भी नहीं दिया गया था, नागपुर दिया गया था बल्कि, तो पुणे नहीं दिया गया था, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अमरावती, अकोला, चांदा और भंडारा। यहाँ लिखा है बुल्ढाना, भंडारा, अकोला और सतारा। सतारा नहीं दिया गया था, तो इस कारण सतारा भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी शेष बचता है, जो कि आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों व संभागों की स्थिति क्या थी? विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति क्या थी? मध्य प्रदेश का गठन 2 टाइम हुआ है। एक हुआ है 1956 में, एक हुआ है वर्ष 2000 में। जब 1956 की बात हो रही है तो आपको याद होगा कि 43 जिले थे और 8 संभाग थे। वहीं इस समय वर्ष 2000 की जब हम बात करते हैं तो 2000 में से आपको पता होगा कि 45 जिले थे और 9 संभाग थे, प्लस 9 संभाग थे। आपका आंसर हो जाएगा 43 जिले और 8 संभाग। तो आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 45 जिले भी हो सकते थे, 45 जिले और 9 संभाग। ये तब होता जब आपसे ये पूछा गया होता कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, शंकर दयाल शर्मा, भगवत राव मंडलोई। देखिए, जब आपके पास 4 ऑप्शन हो ना, तो आपको सबसे पहले देखना है कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी की मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु 1 साल में ही हो गई थी, तो इनकी मृत्यु के पश्चात अगला सीएम बनाया गया था भगवत राव मंडलोई जी को। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अवधेश प्रताप सिंह की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के पार्ट सी के प्रमुख थे। वही शंकर दयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। आंसर होगा आपका डी। मध्य प्रदेश में भोपाल को जिले के रूप में कब स्थापित किया गया था? हमने देखा भोपाल को जिला बनाया गया था। इसके पहले भोपाल सीहोर की एक तहसील था। जून 1973, जनवरी 1972, जनवरी 1973 और फरवरी 1972। देखिए, जब भोपाल को जिला बनाया गया था उसी समय छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को भी जिला बनाया गया था। यह समय चल रहा था 26 जनवरी 1972।
कुछ सोर्स में, कुछ किताबों में यह 1973 भी दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव को जिला बनाया गया था। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी, कभी भी क्वेश्चन में एक जैसा आंसर नहीं होगा कि 73 और 72 एक साथ पूछ ले। तो आपको याद रखना है कि जनवरी 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया था। ठीक, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।